किन खास बिंदुओं पर ज़्यादा तैयारियां की जाएंगी, किन किन बिंदुओं पर? मैडम, जैसे आपको मालूम ही है कि हर वर्ष जो है हम लोग जो तैयारियां करते हैं उसमें मुख्य चीज़ होती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचरण संहिता का पालन करवाना। उसमें विभिन्न किस्म के जो अभ्यर्थी होते हैं उनके द्वारा कितना व्यय किया जा रहा है, उनके द्वारा वोट प्राप्त करने के लिए सीमा से अधिक व्यय तो नहीं किया जा रहा है, उनके द्वारा जातिवाद और जो है कास्ट के आधार पे या जो है पैसों के आधार पे वोट तो नहीं लिया जा रहा है, हर व्यक्ति को फ्री एंड फेयर होकर मतदान करने के लिए इन्वायरमेंट दिया जा पा रहा है या नहीं दिया जा पा रहा है, उसके लिए व्यापक जो है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है ये नहीं है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मटेरियल, व्हीकल्स, ईवीएम मशीन्स और मतदाता सुविधा केंद्रों में और मतदान केंद्रों में सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं, इसके बारे में ही हमारी व्यापक तैयारियां हर साल होती हैं। उसी तरह की तैयारियां इस बार भी हो रही हैं। जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस हैं लाइक नक्सलाइट बेल्ट वगैरह, उसके लिए खास तैयारी है? मैडम, सेंसिटिव 3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं क्रिटिकल। क्रिटिकल का अर्थ होता है जहां पहुंचने में जाने में असुविधा होती हो। दूसरा होता है सेंसिटिव, जैसा आपने बताया। सेंसिटिव में ऐसे होते हैं जहां पे पिछले चुनावों में कुछ वारदात हुई हो। तीसरे तरह के आते हैं वेनरेबल, जहां पे थ्रेटनिंग की संभावना रहती है। और चौथे उसमें ही आपको नक्सलाइट टाइप के आते हैं। राज्य में नक्सलाइट समस्या अभी तक जो है ऑफिशियली हमारे पास तक नहीं आई है, लेकिन ऐसे 4 तरह के पोलिंग स्टेशंस को सेलेक्ट करके हमारे द्वारा वहाँ पर आरपीएफ की टुकड़ी लगाई गई हैं। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर विशेष रूप से मेंटेन किया जा रहा है और चुनाव के समय में वहाँ पे जो इस तरह के अराजक तत्व हैं उनको निरुद्ध करने की कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष निर्वाचन आयोग ने एक नया प्रयोग किया है। उसके तहत इन मतदान केंद्रों में वेब कास्टिंग की जाएगी, जिसमें मतदान में प्रारंभ होने से लेकर अंत तक लगातार वेब कास्टिंग के माध्यम से निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा कलेक्टर द्वारा उन मतदान केंद्रों में चल रही गतिविधियों का निरीक्षण किया जाएगा। और अगर किसी भी तरह की दुर्घटना वहाँ पे होती है और किसी तरह की थ्रेटनिंग या मिसहैपनिंग होती है तो वो एविडेंस का भी काम करेगा। आचार संहिता कब से? नॉर्मली 45 दिन चुनाव का जो कार्यक्रम आता है उसके 45 दिन पूर्व करते हैं और हमारी विधानसभा मिड ऑफ दिसंबर तक गठित हो जानी चाहिए मध्य प्रदेश की। उसके 45 दिन पूर्व आचार संहिता लगने की संभावना है। ये आयोग का निर्णय है, इस संबंध में आयोग ही निर्णय लेता है। अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि जो भी राजनेता हैं उनको अगर 2 साल की सजा हुई है तो वो इससे संबंधित कोई दिशा निर्देश अब तक प्राप्त नहीं है? सामान्यतः चुनाव आयोग ऐसे अभ्यर्थियों, आप उसे राजनेता कह रहे हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स और अभ्यर्थी जो चुनाव लड़ते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड क्रिमिनल रहा हो या पिछले चुनावों में उनके द्वारा फाइनेंशियल कोई इरेगुलरिटी चुनाव में की गई है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड आयोग एहतियातन तौर पर रखता है और उनके जो है निर्वाचन व्यय लेखों के बारे में विशेष रूप से ध्यान देते हुए और उनकी जो है समीक्षा करता है और उनका जो है रिकॉर्ड रखा जाता है। ये अभी जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, जो ये ऑर्डर आया है, इस पर हम सब की नज़र है, शायद पूरे देश भर की नज़र। किस प्रैक्टिकल ऑर्डर के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं? इसके बारे में बात करेंगे कि जो भी नेता हैं उन्हें अगर 2 साल की सजा हुई है तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकते, इस तरीके का जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो क्या उन्होंने इस रिगार्डिंग कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो दिशा निर्देश जारी करने का काम कार्यपालिका का है। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने का कार्य कार्यपालिका का है। शासन द्वारा जो भी आदेश जारी किया जाएगा उसको निर्वाचन आयोग फॉलो करेगा। एक सवाल और, कुछ वोटर आईडी में नामों में गड़बड़ियों की शिकायतें वगैरह जो आ रही हैं, तो उसके सुधार के लिए क्या कुछ? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बहुत सारे जो है मतदाता सूची में लोगों के नाम, उनकी उम्र और उनका जो है उनके रिलेटिव्स का नाम, उनके पते गलत हो गए हैं। ये बात हमारे पास 10-20% तक आई है बात, और उसको सुधारने के लिए हम लोगों के द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि के 15 दिन पूर्व तक इनमें सुधार किया जाएगा, नए मतदाता जुड़ सकेंगे। और इसके लिए हमारे द्वारा हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 230 मतदाता सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। उस मतदाता सहायता केंद्र में कोई भी व्यक्ति ऑफिशियल टाइम में जाकर के अपने
आईडी फॉर्म में या इलेक्टोरल रोल में जो भी त्रुटियां उसको सुधार कर सकता है। एक सवाल और, अभी हम देख रहे हैं कि लोगों का रुझान, खासतौर पर युवाओं का रुझान जो है वो वोट देने में कम होता जा रहा है, तो लोगों को जागरूकता हो कि वो वोट दे, अपने मत का प्रयोग करें, इसके लिए क्या आयोग कुछ कर रहा है? जी, इसके लिए आयोग द्वारा बहुत व्यापक प्रबंध किए गए हैं। आयोग द्वारा अभी रिसेंट में ही सन 2010 में एक स्वीप प्लान लागू किया गया है। स्वीप प्लान का अर्थ होता है मतदाता जागरूकता, उसका एब्रिविएशन होता है सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन फॉर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। उसमें 3 बिंदुओं पर व्यापक रूप से सोशल रिफॉर्म और प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई है। पहला है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन, अधिक से अधिक मतदाता सुविधापूर्ण तरीके से मतदाता सूची में जुड़े, उसकी सुविधा प्रदान करना और उस संबंध में मतदाताओं को जागरूक करना। दूसरा, जितने मतदाता जुड़ गए हैं चुनाव के टाइम में वो अपने घरों से निकल के पोलिंग बूथ तक आएँ, उसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार और सोशल रिफॉर्म्स के माध्यम से उनको मतदान केंद्र तक लाना। तीसरा है नैतिक मतदान, एथिकल वोटिंग, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भय के, बिना किसी प्रलोभन के मत देने जाएं। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने स्वीप प्लान घोषित किया है। स्वीप प्लान 2013 इस समय लागू है। उसके तहत व्यापक रूप से प्रबंध किए गए हैं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, विभिन्न चैनलों के माध्यम से, विभिन्न जो है मीडिया के माध्यम से, विभिन्न अन्य माध्यमों से उनको एजुकेट किया जा रहा है कि आपको अधिक से अधिक वोट कास्ट करना चाहिए और आपको मतदान करने में कोई असुविधा आती है तो उसके लिए आपको किसे अवगत कराना चाहिए। पेड न्यूज़ की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, उसके लपेटे में हम लोग खुद आ रहे हैं कि पूरे पन्ने में आप देखते होंगे कि किसी राजनीतिक पार्टी का पूरा ऐड छपा हुआ है। ये प्रिंट की बात है, या फिर एक ही टाइम स्लॉट में अलग अलग चैनल पर आप देखेंगे एक ही टाइम स्लॉट में एक ही नेता की चीज़ें आ रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं देखने में तो साफ लगता है कि ये पेड न्यूज़ है, क्या इस पर आप कुछ लगाने के लिए कुछ हाँ, सोच रही है? इसके लिए पेड न्यूज़ के लिए व्यापक प्रबंध आयोग द्वारा किए गए हैं, व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पेड न्यूज़ किनको माना जाएगा उसके बारे में दिशा निर्देश बिल्कुल पर्टिकुलर दिए गए हैं। इनको मॉनिटर करने के लिए जिला स्तर पर एक मॉनिटरिंग कमेटी रहेगी, जिसमें इंडिपेंडेंट और पब्लिक से जुड़े हुए लोगों की एक कमेटी रहेगी जो इसको देखा करेगी। और उसमें जो है जिस भी कैंडिडेट के पक्ष में प्रचार किया गया है उनको नोटिस जारी करके जो भी पेड न्यूज़ के संबंध में विज्ञापन छपवाया गया है उसका व्यय भी उनके खाते में जोड़ा जाएगा। किस तरीके से पेड न्यूज़ को निर्वाचन आयोग किस तरीके से परिभाषित करती है? सामान्यतः परिभाषा यह है कि एक ही तरह की न्यूज़, एक ही तरह के किसी भी अभ्यर्थी, किसी भी राजनेता द्वारा किए गए काम एक ही शब्दों में, एक ही स्टाइल में 2 या 3 या 4 समाचार पत्रों में या विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक चैनल में बार बार प्रकाशित हो रहे हों, इसका मतलब उसको प्रचार प्रसार के लिए उपयोग किया जा रहा है। ये तो एक बेसिक हो जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे मानदंड हैं जो विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो पेपर में पब्लिश भी किए गए हैं। दूसरे व्यापक प्रबंध में मीडिया के साथ हमारे द्वारा वर्कशॉप की जा रही हैं विभिन्न बड़े बड़े शहरों में, जिसमें मीडिया को ये बताया जाएगा कि पेड न्यूज़ की डेफिनेशन क्या है और इसको रोकने के लिए आयोग ने क्या क्या प्रबंध किए हैं और किस तरह से मीडिया को हमें कोऑपरेट करना है। भोपाल में इस तरीके के कार्यशाला का आयोजन कब तक? अभी हाल में ही जो जून महीने में हमारे डायरेक्टर जनरल आए थे यहाँ और उनके द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट द्वारा उस कार्यशाला में जितने बार यहाँ के प्रोमिनेंट मीडिया हैं, मीडिया हाउसेस, उनके ब्यूरो चीफ या उनके संपादकों को बुलाया गया था। उसमें निर्वाचन आयोग के डायरेक्टर जनरल अक्षय राउत साहब ने एड्रेस किया था और उसकी सफलता को देखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के बड़े शहरों में इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सतना इत्यादि शहरों में इसी तरह के मीडिया वर्कशॉप आयोजित किए जाएं। आखिरी सवाल, अभी देख रहे होंगे देश में 2 प्रमुख पार्टियां हैं, एक सत्ता पक्ष में है, एक विपक्ष में है। दोनों ही जो अपनी जनसभाएं कर रहे हैं या प्रचार कार्य कर रहे हैं, हाँ, आम नागरिकों को भी लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्च, बहुत ज़्यादा व्यय किया जा रहा है। तो क्या इस पर संज्ञान ले रही? अभी आप जन आशीर्वाद यात्रा के तामझाम आप देख लीजिए या फिर आप विपक्ष के लिए आप देख लीजिए,
तो तामझाम तो हमें नजर आता है, क्या निर्वाचन आयोग संज्ञान ले रही है इस पर? निश्चित रूप से संज्ञान ले रही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने निर्वाचन आयोग को जो दायित्व सौंपा है उसके दायरे में निर्वाचन आयोग को काम करना होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पश्चात किसी भी किस्म के प्रचार प्रसार जो किए जाते हैं या तो व्यक्ति के खाते में, व्यक्ति के व्यय में जोड़ दिए जाते हैं या पार्टी के व्यय में जोड़ दिए जाते हैं, और पार्टी को चुनाव के समय में किए गए व्ययों का लेखा जोखा निर्वाचन आयोग को देना होता है। इसी तरह से व्यक्ति को भी अपने निर्वाचन का लेखा जोखा कलेक्टर के माध्यम से, रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से आरओ को देना होता है। तो जिस समय आचार संहिता लगी होती है उस समय अभ्यर्थियों द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा और राजनेताओं द्वारा क्या एक्टिविटीज की जाती हैं उसका मेजरमेंट किया जाता है और उसको लिपिबद्ध किया जाता है और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो यानी आचार संहिता लगने के बाद आप इस पर संज्ञान लेंगे? अभी जो कुछ भी हो रही है वो आपके मतलब अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ है? आप ऐसा समझ सकते हैं, निर्वाचन आयोग का दायित्व तो है कि जहाँ पे सीटें खाली हों या नए विधानसभा का गठन होना है वहाँ पे निर्वाचन करवाना, और जिस दिन से निर्वाचन की घोषणा हो जाती है उस दिन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स होता है और उसी समय जो है नियमों के अनुसार चुनाव आयोग अपना कार्य करता है।